हेलो फ्रेंड्स, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस क्वेश्चंस की एक स्पेशल सीरीज साइंस एक्सप्रेस के नाम से चलाई जा रही है। यह क्लास प्रतिदिन शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए होती है। इसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि गाइज 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेनेशन देना संभव नहीं होता। अगर आपको कोई सी दिक्कत हो सब्जेक्ट में तो आप कहेंगे तो हम उसकी स्पेशल थ्योरी क्लासेस चालू कर देंगे। ठीक है गाइज, आज का जो अपना टॉपिक है वो लाइट यानी कि प्रकाश से संबंधित 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चंस के लेवल बहुत ही अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चंस ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, चलिए चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे डैश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, परमाणु, न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन या फिर फोटोन। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि फोटोन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी एग्जांपल देखना हो तो आप एक टॉर्च जलाइएगा। ठीक है, जो टॉर्च से प्रकाश आएगी उसके अंदर देखना आप एक छोटे छोटे से कुछ डस्ट या फिर पार्टिकल दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कण दिखाई देंगे, उसे हम फोटोन बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें प्रकाश तरंगे की तो ये एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं और मैं थोड़ा सा आपको आज वेव्स यानी कि तरंग के बारे में बताता हूँ। ठीक है गाइस, जो अपने तरंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से? एक तो होते हैं यांत्रिक तरंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही वैसे। एक होती है यांत्रिक तरंगे और एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के तरंग हो गए और यांत्रिक तरंग के दो पार्ट होते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे और एक अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अब मैं आपको अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे के बारे में अलग अलग थोड़ा सा डिफिनेशन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए गाइस, ये है अपना अनुदैर्ध्य तरंगे का एग्जाम्पल। ठीक है, जब कण की दिशा और तरंग की दिशा दोनों ही समान होती है तो उसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इस पर थोड़ा सा ड्राइंग करके बता रहा हूँ, ये रुक जाएगा वैसे चलेगा नहीं। देखिए, जब कण की दिशा और जो तरंग की दिशा है, मतलब इसकी दिशा ऐसे है। ठीक है, और ये जो ट्रेवल कर रही है ना वो भी इसी दिशा में कर रही है तरंग। ठीक है, जो वेव्स ट्रेवल कर रही है आप देखे होंगे इसको, ये सीधा सीधा ऐसे ही ट्रेवल कर रही है, तो इनकी दोनों की सीधा जो समान दिशा है ना, इसी को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। आप फिर से देख लीजिएगा ये जब चलेगा तो। ठीक है, ये देखिए आप, जिस दिशा में ये ट्रेवल कर रहा है इसी दिशा में इसके जो वेव्स, जो कण की दिशा, पार्टिकल की दिशा है वो इसी दिशा में है। ठीक है, मतलब समान दिशा दोनों की होती है, कण की और तरंग की। ठीक है, इसी को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं कि जो स्प्रिंग होता है, ठीक है, स्प्रिंग देखे होंगे आप लोग, स्प्रिंग होता है, अगर आप इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये एकदम से ऐसे चिपकेगा ना, यहाँ से लेके मतलब इस दिशा में चिपकेगा अगर आप इसको दबाएंगे तो। ठीक है, तो ये जो इसकी दिशा है मतलब सेम है कि नहीं, जो प्रेशर दबा रहे हैं वो भी और जो दाबने पे जो सिकुड़ रहा है और या फिर फैल रहा है वो, उसकी दोनों की दिशा ही सेम होती है, इसी को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अब मैं आपको अनुप्रस्थ तरंग बता रहा हूँ, वहाँ से थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो अपना अनुप्रस्थ तरंग है, देखिए ये, सॉरी मैं एक बार आपको चला दूं अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। देखिए, जब कण की दिशा और तरंग की दिशा के बीच अगर 90 डिग्री एंगल बने उसे अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ठीक है, आप कहते होंगे कैसे 90 डिग्री एंगल बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से ड्राइंग करके इस पर। देखिए, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर दो खंभा है। ठीक है, दो खंभा है, एक इसमें आप रबर बांध दीजिए या फिर रबर बांध दिए। ठीक है, जब इस रबर को नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाएगा ना, ऊपर नीचे ट्रेवल करेगा, ना कि ये सीधे दिशा में ट्रेवल करेगा। ठीक है, जब ये ऊपर नीचे जाएगा तो देखिए इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं, नीचे आएगा तो भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, ऊपर जाएगा तो भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, फिर नीचे आएगा 90 डिग्री एंगल, जो भी सीधा सीधा ऐसे बनेगा मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ये देखिए आप, ये देखिए कैसे ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा है ना, और इसी को अगर आप सीधा ग्राफ खींच करके अगर देखें तो उसमें 90 डिग्री नीचे या फिर ऊपर दोनों में ही एंगल बनते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे और उसी को अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। ठीक है, वेव्स अपने दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। और यांत्रिक तरंग के दो पार्ट होते हैं, जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं उनके दो, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया।
चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, अब आगे बढ़ते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश के वेग यानी जो वेलोसिटी होती है उसे सर्वप्रथम किसके द्वारा ज्ञात किया गया था। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या फिर माइकलसन। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की जो वेलोसिटी होती है वो रोमर के द्वारा, इसको मतलब थ्योरी इसकी रोमर के द्वारा दी गई थी और इसी के द्वारा ज्ञात किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का विवर्तक या फिर प्रकाश का प्राकिरणन। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ, वैसे टाइम तो ज़्यादा हो गया पर मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये मान लीजिए आप कोई सा शीशा हो गया, ठीक है, मिरर हो गया, जो प्रकाश हमारी ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे आ रही है, इस पर मैं अच्छे से थोड़ा सा ड्रॉ करूँ। देखिए, ये हमारा मिरर हो गया, ये ऊपर वाले जो इसके हो गए ये अपने इसके चिकने सतह हो गए ऊपर वाले। ठीक है, मान लीजिए ऊपर से प्रकाश आई और इधर से रिफ्लेक्ट होके इसको जाना चाहिए था ऐसे ऐसे कुछ इस तरह, सॉरी, पर ये ऐसे नहीं जा करके इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ऐसे हो गई ये। और मैं आपको बताऊं इसके बारे में, यहाँ पे एक बीच में देखिए, ये मिरर हो गया, इसको बोलते हैं हम आपतित किरणें। ठीक है, ये जो होती है इसको हम बोलते हैं आपतित किरणें। ठीक है, और ये जो होती है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरणें। ठीक है, क्या बोलते हैं, परावर्तित किरणें बोलते हैं। और जो बीच में एक एंगल होता है इसको हम बोलते हैं अभिलंब किरणें। ठीक है, क्या बोलते हैं, अभिलंब या फिर नॉर्मल बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कहें तो नॉर्मल बोलते हैं। और जो भी एंगल हम मेज़र करते हैं वो इसी के माध्यम से मेज़र करते हैं, जो नॉर्मल एंगल होता है। ठीक है, उससे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन डैश के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, कॉम्पटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन और न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बोस आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश के विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। जो अपनी लाइट वेव्स होती है उसके बारे में पूछ रखा है कि ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा, हाइगेंस के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी डैश होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें प्रकाश की वेग की, लाइट की वेलोसिटी की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, क्या कारण होता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या फिर परिक्षेपण के कारण। ठीक है गाइस, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन के कारण। किसके, प्रकाश की अपवर्तन के कारण। मैं आज अपवर्तन के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो गया, 5 मिनट का सेशन है लेकिन 8 मिनट का हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आज का अपना आंसर ऑफ द डे है, जो कल हमने क्वेश्चंस ऑफ द डे के रूप में पूछे थे कि प्रतिध्वनि तरंगे डैश के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, जो प्रतिध्वनि की जो गूंज होती है जिसे हम बोलते हैं एक बार तो जो रिफ्लेक्ट होकर आती है, वो परावर्तन के कारण होती है। किसके द्वारा, परावर्तन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आज का जो अपना क्वेश्चंस ऑफ द डे है वो है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। क्या कर रहे हैं, आपको शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आपको हमारी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट 98+ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे अगले किसी सेशंस के माध्यम से। बाय।